हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं जैसिका गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं एंड मेरे बच्चे हम सब भी अच्छे से हैं। तो देखो, कल की बात को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा इधर उधर की बात मुझे करनी ही नहीं है। मुद्दे की बात किया तो अच्छा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये सब झमेला। मुझे भी ये सब ख़त्म करना है। तो देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैडम जो है वो पुणे आई थी, पुणे रही थी मेरे घर में। ऑलमोस्ट 1 मंथ मेरे घर पे थी। एक बात मेरी ना बतानी रह गई आप लोगों को। ये बात ना दिवाली के समय की है कि दिवाली में मतलब क्या हुआ था ना, दिवाली के बाद या दिवाली के पहले, मुझे समय एकदम याद नहीं है, लेकिन मैं अगर स्टेटमेंट निकालूंगी तो मुझे वो डेट भी याद आ जाएगा कब का था। मेरे पास स्टेटमेंट है। तो इनका ये ना भोपाल में शिफ्ट हो गई थी। जो मेरा फ्लैट था ना उसी में ये शिफ्ट हो गई थी रहने के लिए, उसी में वो रहती थी। कभी कभी छुट्टी में ही इनका इटार से आना जाना होता था, बाकी ऑलमोस्ट ये ना मेरे घर में ही रहती थी। भोपाल में जो फ्लैट था उसी में, और काफी खुश रहती थी। तो मुझे भी खुशी होती थी कि यार ये बंदी खुश रह रही है, बस और क्या चाहिए। थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, लोग बदले, लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ। तो ना इन्होंने मुझे एक दिन कहा कि मेरे बाल ना फिर से खराब हो रहे हैं। तो मतलब ना हम लोग जो स्ट्रेटनिंग करवाते हैं ना, वो शायद 3 महीने या 4 महीने बाद शायद वो खराब हो जाता है बाल। वो पता नहीं, परमानेंट नहीं रहता शायद। देखो, मुझे भी नहीं पता है, इसका जानकारी मुझे ज्यादा है नहीं, मैंने कभी करवाया नहीं। तो उनने मुझे कहा कि मेरे बाल ना फिर से खराब हो रहे हैं थोड़े थोड़े नीचे से। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं फिनिशिंग करवा लूँ, टचअप करवा लूँ। मैं बोले करवा लो। तो उनकी ना कोई कजन सिस्टर थी, मामा की बेटी, उनका कोई जान पहचान का था जो लैक्मे सैलून में जिसने काम किया है। तो बोली वो बेहतर काम करेगा, अच्छा प्रोडक्ट यूज करेगा। मैं बोले हाँ हाँ करवा लो, बालों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अच्छा सामान लेके अच्छे से करवा लो। तो उस समय ना कुछ 8 या 9 हजार रुपए लग रहे थे वो बाल को स्ट्रेट करवाने के लिए। भोपाल देखो, वो तो सिटी है ना, तो ज्यादा ही रेट लगेगा। वैसे भी लैक्मे वगैरह का तो ब्रांड है। इटारसी में 4-5 हजार में उनका हो गया था, यहाँ पे ज्यादा पैसे लग रहे थे। तो बोले मेरे पास मेरा अभी पेमेंट आया नहीं है, और वाकई में उनका यूट्यूब का पेमेंट तब नहीं आया था। बोले मेरा पेमेंट नहीं आया है, मेरे पास पैसों का थोड़ा दिक्कत है, तो तुम हेल्प कर सकती हो क्या। तो मेरे पास तब पैसे थे और 8-9 हजार रुपये। बोली चलो कोई बात नहीं, इतना तो होता है। तो मैंने खुद ने अपने अकाउंट में से उनको 8 या 9 हजार या 8.5 हजार रुपये इस तरह से मैंने उनको ट्रांसफर किया। उनका जो सेकंड नंबर का भाई है उनका जीपे में मैंने किया। इसका स्टेटमेंट भी मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ। किसी को भी लगता है ना कि पैसों के बाद झूठ है, तो मेरे पास प्रॉपर इस सब के स्टेटमेंट है ना। तो ये बात हुई थी। ये बात मैं कल आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो ये तब मैंने उनको दिए थे पैसे। उसके बाद बाल उन्होंने स्ट्रेट करवाए। क्या करवाया, अच्छा हो गया उनका बाल। तो उनको क्या था ना, देखो मैं जब फर्स्ट टाइम इटारसी गई थी ना, तभी इनको ना डांस का बहुत शौक था। ये मैडम को पहले से था, शायद उनको बचपन से था या चाहे पहले से था डांस करना। और वो अच्छा डांस करती भी थी, नो डाउट अच्छा करती थी वो। तो अभी हस्बैंड का डेथ हुआ, तो अभी डांस करेगी तो लोग तो बोलेंगे ना, भाई डांस कैसे कर रही हो, ऐसा हस्बैंड का हुआ। तो उनका था ना कि मैं डांस कैसे करूं, मुझे सब बोलेगा ये वो। एक बार डांस कर लूंगी ना तुम्हारे साथ तो फिर लोग मुझे नहीं बोलेंगे। मैं बोली करो। तो जब मैं सेकंड टाइम इटारसी गई थी ना नवरात्रि में, तब इन्होंने मेरे साथ डांस वीडियो भी बनाई थी। देखो मुझे उतना डांस करना नहीं आता है, मतलब मुझे शौक है बट मुझे उतना अच्छा नहीं आता है। मैं तो सच बोलूंगी, मुंह पे बोलूंगी। तो लेकिन उनको बहुत अच्छा डांस करने आता था, तो उन्होंने एक डांस का वीडियो भी बनाया मेरे साथ। और उसके बाद फिर पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये भी डांस कर सकती है, जैसिका दीदी ने डांस कर। डांस की बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये मुद्दा अब आगे आने वाला है, इसलिए मैं बता रही हूँ डांस की बात। तो डांस का वीडियो फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे साथ ही मतलब किया था। और हुआ था कि जेसिका का मन है कि मैं डांस करूँ, तो मैं डांस की वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मेरा तो दिमाग में ये सब बातें ना मेरे दिमाग में नहीं आती थी। हाँ, मैंने उनको सही में साथ दिया, मैंने उनको गलत में साथ दिया। उनका कहना था कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी तो ज्यादा व्यूज जाते हैं। तो मैं खुद भी उनको बोलती थी कि हाँ हाँ बनाओ, तुम्हें ज्यादा व्यूज जाते, देखो ज्यादा व्यूज जाएंगे, ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे तो क्या होगा, उनकी अर्निंग होगी, उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। छोटी बच्ची है पास में, तो मैंने तो उनका भला ही चाहा था। अगर मैंने उनको साथ भी दिया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उनका भला सोच कर ही उनको साथ दिया था। और मैं सिर्फ और सिर्फ उनका भला सोच कर ही उनको जो कुछ भी था उनका कहा सुनती थी, उनकी बात मानती थी कि आखिर बच्ची है, आगे स्कूल जाएगी, पैसा वैसा भरना पड़ेगा। उनको किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट किसी का भी नहीं था उनके पास, एक भी इंसान का उनके पास सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली, पैसों के मामले में कोई सपोर्ट नहीं था।
सजना संवरना, डांस करना, फिर काजल लगाने का किस्सा तो मेरे घर पे आकर हुआ था, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। इनका नेचर ऐसा था ना कि इनके कहे अनुसार करो तो आप अच्छे, इनके अगेंस्ट गए तो आप इनके दुश्मन। इनको आगे बढ़ना है लेकिन इनसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए, ये इनका नेचर था। ये मैंने ना महसूस किया, और ये मैंने कैसे महसूस किया ये भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसे मुझे आकाशवाणी नहीं हुई थी इन बातों की, मैंने इस चीज को महसूस किया है और मैं आप लोगों को आगे ये बात बताऊंगी। तो देखो, हुआ था कि ये पुणे आएंगी और ये मैडम पुणे आई भी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। मेरे बर्थडे में ना एक और क्रिएटर आई थी, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। हाँ, मुझे एक बात याद आई। देखो, मुझे ना किसी ने पूछा था कि वो आंटी कौन थी जिनको आपने माँ बोला था, तो वो जो आंटी है ना वो परी शर्मा की मम्मी थी। तो ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। एंड जिस क्रिएटर से बात करने से मुझे रोका गया था वो नीतू मैना थी। तो फिर ना आगे मेरा जो बर्थडे पार्टी होने वाला था, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला था, इसमें ये भी आई थी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। ये भी एक क्रिएटर है और ये ना मेरी टिकटॉक से फ्रेंड है, मेरी अच्छी फ्रेंड है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ये मैडम बहुत ज्यादा क्लोज थी क्योंकि इनके साथ हादसा हो गया था, लेकिन प्रियंका भी मेरी अच्छी खासी सहेली थी, अच्छी फ्रेंड थी मेरी, लेकिन मैं इनसे ज्यादा क्लोज हो गई थी उस समय में। तो प्रियंका भी आई थी मेरे बर्थडे में। तो प्रियंका का भाई यहीं पुणे में रहता है, तो उनको उनके घर भी जाना था। तो मेरे पार्टी मेरे घर वो एक ही दिन थी प्रियंका, वो चली गई थी अपने मायके, तो वो भी आई थी। एंड देखो, जब ऐसा कुछ रोना वगैरह होता है ना तो अपने आप आंसू आ जाते हैं, और बहुत लोगों को हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। और वो उनका मतलब पर्सनालिटी ऐसा था ना, ऐसे बेचारी टाइप का, कि देख के ही बुरा लगता था यार, कि देख के ही बुरा लगता था कि हर टाइम रोना, हर टाइम रोना, हर टाइम रोना, बहुत बुरा लगता था। मैं उसको हमेशा समझाती थी कि यार तू रो मत, अभी जो हुआ तेरे साथ वो नहीं बदल सकता है, तुम अब आगे बढ़ो, तुम कंटेंट बनाओ, तुम कॉमेडी कंटेंट बनाओ, तो कुछ इमोशनल कंटेंट बनाओ, लेकिन रोना बंद करो। बोलते थे मुझे नहीं आता, मैं सिखाती थी कि ऐसे कंटेंट बनाओ, वैसे कंटेंट बनाओ। उन्होंने बनाए भी थे लेकिन उनको उसमें सक्सेस नहीं मिला, फिर वापस वो अपना यही करने लगी। जब ये मेरे घर पे थी सॉरी, जब ये मेरे घर पे थी ना पुणे में, तो ऑलमोस्ट 1 महीना मेरे घर पे थी। तो उस समय ना मेरा ये ऊपर वाला ये जो फ्लोर आप देख रहे हो ना, ये बन रहा था। मेरे पास ना बहुत काम होते थे, हम 5 लोग और ये 2 लोग, 3 लोग, ये लोग, मतलब एक वो खुद, एक उनका भाई, एक उनकी बेटी, मतलब हम कितने 8 लोग घर में। और करने वाली मैं अकेली। मेरे घर में सुबह एक मेड आती थी और बस सुबह ही एक टाइम मेड, शुरुआत से मेरे घर में एक ही टाइम मेड आती है। तो मुझे ना बहुत काम होते थे यार, बहुत काम। मैं उतना ज़्यादा फ्री नहीं रहती थी कि मैं इससे भी बात करूँ, उससे भी बात करूँ, ये क्रिएटर से बात करूँ, वो क्रिएटर, मेरे पास इतना समय ही नहीं रहता था, समय मुझे पुरता ही नहीं था। और इनका कैसा था, ये दिन भर इनको कुछ ज्यादा काम होते नहीं थे, कभी एक आधा कुछ काम किया, बाकी बैठे रहती थी, तो इससे बातें, उससे बातें, उससे बातें, उससे बातें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे ये बात भी क्लियर होने वाली है, इसलिए मैं ये बात अभी बता रही हूँ, क्योंकि बेसिक आपको बताना जरूरी है। ये काम ये करती थी। तो देखो, मेरे घर में थी ना, तो मैं व्लॉग्स बनाती थी उनके साथ। हम लोग कहीं शूट करने जाते थे ना, रील्स वगैरह, तो हम वहाँ पे व्लॉग बनाते थे, हंसी मजाक करते थे, कॉमेडी करते थे, इस तरह की बनाते थे हम लोग। तो ना एक मैंने व्लॉग डाला था, तो उसमें ना कुछ कमेंट आया था इनके ससुराल के लिए, कुछ तो भी कमेंट आया था। तो मैंने वो कमेंट देखा नहीं, मैं अपना काम कर रही थी। तो अचानक से, जैसिका क्या हुआ, तुझे दिखता नहीं है, देख मेरे ससुराल के लिए कमेंट आया, तुझे दिखता नहीं है, डिलीट कर। क्यों नहीं किया अब तक तूने डिलीट? बोले अरे यार मैंने नहीं देखा था, रुक मैं अभी देख करके डिलीट करती हूँ। तू सब बता, सब सारे कमेंट्स बता, कहाँ है, मैं सब डिलीट करती हूँ। मतलब ये अपने कमेंट्स तो देखती थी, मेरे कमेंट्स में जाकर देखती थी कि मेरी रील पे, मेरे व्लॉग्स पे तो कमेंट नहीं आए ना। मतलब ये रील्स के भी कमेंट पढ़ती थी एंड व्लॉग्स के भी कमेंट पढ़ती थी। उस टाइम फेसबुक नहीं था, तो सब चीज के ये जाके कमेंट पढ़ती थी। और मैं ऐसी बकलोल में, इतने बेवकूफ, मुझे कुछ पता भी नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। मैं बस अपना रोटी बनाओ, भात बनाओ, इसको खिलाओ, उसको खिलाओ, इसी में मैं रह गई। इतना गुस्सा आता ना गाइस, आज मुझे इतना गुस्सा आता, अपने आप पे मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं इतनी बेवकूफ बन गई, इतनी बेवकूफ बन गई मैं। कैसे
सही में साथ दिया, गलत में साथ दिया, जो बोला वो मैंने किया, दिन बोला तो दिन, रात बोला तो रात। अभी मुझे रोना है, हाँ रो, अभी मुझे हंसना है, हाँ हंस, मैं यहाँ खड़े रहूंगी तो पीछे से आना, हाँ ठीक है, मैं यहाँ खड़े रहूंगी तुम ऐसे आके मुझे ऐसे सरप्राइज देना, हाँ ठीक है, मैं ऐसे करूंगी तुम वैसे करना, हाँ ठीक। सब कुछ किया, क्या नहीं किया? गलत भी मैंने किया, गलत में भी साथ दिया, फिर भी मुझे क्या मिला? सिर्फ इल्जाम, 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 इल्जाम। यार मैं भी इंसान हूं, मुझे भी गुस्से आते हैं, कंट्रोल करते हो इसका क्या मतलब? मुझे गुस्सा नहीं आता है क्या? तो वो ससुराल पक्ष की सारी कमेंट्स मैंने डिलीट करी और फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर उनका ना टिकट कट गया, उनको ना काफी सारे ऐसे कमेंट आने लगे कि कब तक पड़ी रहेगी जेसिका के घर में, तुझे तेरा घर बार नहीं है क्या, इतना दिन कोई रहता है क्या? तो बोलती थी ना कि देख मुझे ऐसा ऐसा बोल रहे, ऐसे ऐसे कमेंट, और इनका आदत था कि हर कमेंट रीड करना। तो जैसे 1 महीना मेरे घर में थी ना, तो मैंने, देखो आप किसी इंसान के साथ रहते हो ना, तो आप उस इंसान को ना ऑब्जर्व करते हो, आप उस इंसान को जानते हो। मैं ना मतलब मैं इमोशनली अटैच थी, लेकिन मेरे पास भी बुद्धि है, मेरे पास भी दिमाग था, मैं देखती थी उनकी हरकतें, उनकी हालचाल। तो जैसे अगर समझो कोई कमेंट आ गया, हाँ आदमी नहीं है, ऐसा करती है, तुझे शर्म नहीं आती है, या आदमी नहीं है, तू नाच रही है, तुझे शर्म नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कमेंट है, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, अगर ऐसा किसी ने कमेंट किया XYZ, किसी भी पब्लिक ने, तो ये क्या बोलती थी पता है? देख मुझे कैसा लिखा है, देख इसने मुझे कैसा लिखा है। भगवान ना तेरे साथ भी ऐसा ही करेगा, जो तू मुझे बोल रही है ना, ये भगवान तेरे साथ भी ऐसा करेगा, तब तुझे समझ में आएगा। और यार मेरे लिए ये चीजें बहुत नई थी कि यार मतलब बद्दुआ देना, ये मैंने कभी अपने घर परिवार में देखा नहीं था कि कोई किसी को बद्दुआ भी देता है, श्राप देता है। तो मुझे बहुत ऐसा, मुझे ऐसा नहीं क्या, डर डर जैसा लगा कि यार अगर आज ये इसको बोल रहे, कल को मेरे से झगड़ा हुआ तो मुझे भी बोलेगी। एक औरत के लिए पति से बड़ा कोई सहारा नहीं होता है कि नहीं? मैं बोली जाने दे, ऐसे मत बोल, अपना मुंह गंदा नहीं करते, जो बोल रहा है वो भोगेगा, ऐसा बोल के फिर वो कमेंट वगैरह डिलीट करवाया मैंने। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे वो हजारों बार बोलती थी, करोड़ों बार बोलती थी, हजारों लोगों को बोलती थी, जो जो उसको गलत कमेंट करता था वो उनको बोलती थी। यहाँ तक कि मैंने ना एक बार पब्लिक में भी देखा था, उनके भाई ने ऐसा कमेंट किया हुआ था कि जो मेरी बहन के साथ हुआ है वो तेरे साथ होगा, तब तुझे पता चलेगा। और शायद अगर किसी ने देखा होगा, यहाँ पे किसी को अगर याद होगा तो वो बताएगा भी कि हाँ ऐसा हुआ था। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर एक एक शब्द ओनली सच बोल रही हूँ, सिर्फ सच। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो आज नहीं तो कल मेरा झूठ सामने आ ही जाएगा। सच नहीं छिपता है, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता है। मैं यहाँ पे एक एक बात सच बोल रही हूँ, सिर्फ सच। तो मैंने ना उनका ये रूप भी देखा कि अच्छा ये मैडम बद्दुआएं भी देती है। तो मुझे ना बहुत ऐसा अटपटा सा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इस टाइप की मैं औरत नहीं हूँ। चलो मैं बोली अब इसके मुंह नहीं लगना है, अच्छे से रहो, अच्छे से बात करो, और फिर जैसा है वैसा रहो। फिर इनको ना जाना था अपने घर, कहाँ रहती थी ये, इटारसी जाना था, उनका ट्रेन था, अगले दिन का ट्रेन था, कुछ शाम को 5-6 बजे का ट्रेन था और 12-1 बजे इनको निकलना था। ठीक है, तो अगले दिन, एक दिन पहले कुछ हमारे कुछ कपड़े थे कोलैबोरेशन के, तो बोली जैसिका यहीं पे रील बना लेते हैं, फिर इटार से जाके मेरा कौन शूट करेगा, फिर मेरा रह जाएगा, तो मैं यहीं पे करके चलती हूँ तो काम खत्म हो जाएगा। मैं बोली ठीक है। दोपहर में मैंने खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, बर्तन वगैरह साफ करे, मैं मेरी गाड़ी निकाली और हम दोनों गए। यहाँ हमारे घर के पीछे ना एक पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है, वहां गए दोपहर के समय में, कोई नहीं था, और मैंने उसकी रील शूट करी, उसने मेरी भी रील शूट, मेरे तो एक ही ड्रेस था, उसका भी एक ही ड्रेस था, तो 2-3 इस तरह से हम लोगों ने रील शूट करी, फोटो खींचे, और फिर घर आए। तभी ना उसने मुझे कहा कि यार एक डांस है जो मैंने बैठाया है, और वो गाना ना उस समय में बहुत ट्रेंडिंग गाना था, नाटू नाटू नाटू, ऐसे देखो एक गाना आया था, अगर आप लोगों को याद, साउथ इंडियन सॉन्ग था शायद वो,
या तमिल सॉन्ग था पता नहीं, लेकिन उस टाइम में बहुत फेमस हुआ था और उसके डांस स्टेप्स बहुत हार्ड थे। तो उन्होंने ना वो डांस वहाँ पे किया। अब मैंने खुद ने वो रील शूट करी है, बहुत अच्छी तरह से रील शूट हुई, हैप्पी हो गई, वो खुश हो गई, क्या मेरा रील बहुत अच्छा बना है। बोले चल अच्छा हुआ। फिर हम लोग ने रिटर्न आए, बैक मारे, रास्ते में हमने दही पूरी खाया, पानी पूरी खाया और बहुत इमोशनल भी हो रहे थे कि कल जाने वाली है, कल जाने वाली है। तो फिर घर आ गए, रात को मैंने खाना वाना बनाया और फिर उन्होंने रील भी बनाई कि कल तो हम चले जाएंगे, ऐसा कुछ तो भी गाने पे रील भी बनाई। तो क्या होता था ना कि ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड का जो टाइम टेबल है ना, वो सुबह 8 बजे घर से निकल जाते, रात को 10 बजे आते। ये उनका डेली का रूटीन है। जब वो इंडिया में रहते हैं तो उनका यही टाइम है, इंडिया के बाहर रहते हैं तो फिर वो उनका अलग है कि वो घर में रहते ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड ज्यादातर इंडिया के बाहर ही रहते हैं। तो ना मतलब जब आते थे ना 10 बजे वगैरह, तो ताशी को बुलाते थे और अपने पास बैठाते थे और वो बहुत अच्छे से बातें भी करती थी ताशी, और इन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी था। और मुझे भी ताशी बहुत अच्छी लगती थी। ताशी को पता है खाना खाने नहीं आता था, वो खाती ही नहीं थी। मैं उसको अपने बच्चों के साथ बैठा बैठा के खाना खिलाती थी, दाल भात खिलाती थी, भुजिया खिलाती थी, बहुत बहुत अच्छे से। वो मुझे ना माँ के जैसा ही वो मुझे प्यार करती थी। तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग मेरा और उनकी बेटी के बीच में भी था। उसके बाद ना हम लोग फार्म हाउस चले गए। मेरा फार्म हाउस है यहाँ पर, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। हम लोग फार्म हाउस भी गए थे, वहाँ पे हम लोग 8-10 दिन रहे थे। उनको ना मेरे फार्म हाउस पे बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे बहुत शांति शांति रहता है ना, तो अच्छा लगता था। यहाँ पे ना एक शिरडी जैसा मंदिर है, जैसे नहीं सेम टू सेम मंदिर बनाते हैं, तो यहाँ पे है मेरे घर के पास ही में है, सेम टू सेम शिरडी जैसा ही मंदिर है। तो मैं उनको वहां ले गई थी, तो वो बहुत इमोशनल हुई थी, मंदिर में बहुत रोई थी कि मैं मेरे पति के साथ आती तो ऐसा होता वैसा होता। मैंने उनकी रील्स भी बनाई वहां पर, तो वो जो रील्स है ना उनकी बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गई। कैसे डिलीट हो गई मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी सारी रील्स डिलीट हो गई। तो मैं दोबारा उनको उस मंदिर में ले गई कि चल तेरे रील्स डिलीट हो गए ना, तू वापस से बना। मैं दोबारा उनको ले गई वहां पर, वापस से रील्स मैंने उनकी वहां पर बनाई कि तेरा मन है ना तो चल तो शिरडी जब जाए। हमारी बात ही शिरडी से शुरू हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो। हमारा जो कन्वर्सेशन है मिलने का, वो शिरडी से ही शुरू हुआ था। तो उनको बहुत मन था शिरडी जाने के लिए, और तुझे मन है ना चल मैं तुझे वापस से लेके चलती। मैं वापस से लेकर गई, वापस से वहां पे रील्स बनाई। उस मंदिर में मैं 2 बार उनके साथ गई। वो मंदिर ना मेरे फार्म हाउस के रास्ते में ही आता है। तो मैं इन सबको लेकर ड्राइव करके फार्म हाउस जाती थी। मेरा फार्म हाउस मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर है। 80 किलोमीटर दूर में इन सबको ड्राइव करके लेकर गई। मेरे फार्म हाउस में हम लोग 8 दिन रहे। वहां पे भी हमने खूब इंजॉय किया, मतलब हंसी मजाक, खाना पीना, ये वो इधर उधर सब कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ कि इनका आ गया जाने का टाइम कि चलो अब ये जाएंगी। तो फिर एक रात पहले हमने खूब इंजॉय किया, हंसी मजाक किया। फिर इनको अगले दिन जाना था, तो ट्रेन थी। मेरे जो ड्राइवर मामा है वो छोड़ने गए। मेरे पति ने तब तक दुबई चले गए थे, वो यहाँ पर नहीं थे इंडिया में। मैं अकेली थी घर में। फिर ये चली गई अपने घर, 5 बजे की ट्रेन थी। ट्रेन में बैठ गई, पहुंच भी गई सेफली, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो फिर मेरा ना एक कोलैबोरेशन का कुर्ती रखा हुआ था मेरे पास, तो मुझे उसका रील्स बनाना था। तो उस दिन तो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं भी सैड थी यार, कोई घर से जाता है तो दुख तो होता ही है। अगले दिन मैं मेरी बेटी को लेकर गई, गुनगुन को, कि चल बेटा इसका रील्स बनाना है। तो मैंने ना एक ऐसे नहीं क्या ऐसे डांस वीडियो बनाया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ स्टेप था। उस टाइम में ना ट्रेंडिंग था वो गाना, मुझे याद नहीं है, लेकिन क्लासिकल टाइप का गाना था। देखो मैं अगेन कह रही हूँ, मुझे डांस करने नहीं आता है, मुझे आता ही नहीं है कि मैं डांस करूं। तो मेरी बेटी ने मुझे डांस सिखाया। मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ ना, मेरे माँ बाप के घर में ना कंडीशन बहुत खराब थी, तो मैंने कभी डांस सीखा भी नहीं, मुझे आता भी नहीं था। जहाँ पे जरूरतें ही पूरी नहीं होती है, वहाँ ख्वाहिशें कहाँ पूरे होंगी। तो डांस मेरा ख्वाहिश था, लेकिन वो इच्छा कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैंने मेरी बेटी को बहुत अच्छी डांसर बनाया, वो बहुत अच्छा डांस करती है। तो मेरी बेटी गुनगुन ने मुझे स्टेप सिखाए और हम यहाँ गए घर के पीछे, वहां पे जाके हमने रील शूट करी, घर आए और मैंने रील्स पोस्ट कर दी। उन्होंने मेरे रील पे लाइक किया, कमेंट नहीं किया। मुझे लगा होगा कुछ बिजी होगी, कोई ना, जाने दो। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे इस बात का भी खुलासा होएगा क्यों ऐसा किया था। उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा मतलब बात करने में ना ऐसा मतलब नहीं क्या
दूरी दूरी जैसा आ गया था कि दूरी आ गई थी, क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैं भी बात करती थी ऐसा। तो मैं यहाँ पे बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इनका कैसा था कि इनके लिए स्टोरी लगाओ, इनके लिए रील्स बनाओ, इनकी तारीफ करो, इनको प्रायोरिटी पे रखो, इनके लिए सब कुछ करो तो आप अच्छी हो, इनके लिए ना करो तो आप बुरी हो। अगर कोई क्रिएटर ने बाल स्ट्रेट करवाया, समझो उसी टाइम में ना एक बड़े क्रिएटर ने बाल स्ट्रेट करवाया था, तो इनका कहना था कि ये मेरा कॉपी करती है। अगर किसी क्रिएटर ने उसी टाइम में एक और बड़ी क्रिएटर ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था रिसेंटली, तो इनका कहना था कि ये भी मेरी कॉपी करती है। अगर किसी क्रिएटर ने बाल खुला रख के वीडियो बना दिया तो ये उसकी कॉपी करती है। मतलब उनका ऐसा मेंटली मानसिक ऐसा मानना था कि अगर मैं जो कर रही हूँ वैसे कोई और कर रहा है, मतलब कि ये मेरी कॉपी कर रहा है। वो ऐसे बैठ के डांस करती थी, अगर बैठ के किसी क्रिएटर ने डांस कर लिया मतलब कि ये उनकी कॉपी करती है, ऐसा उनका मानना था। ये देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई किसी की कॉपी करता है। यूट्यूब चैनल हजारों लोग चालू करते हैं, बाल स्ट्रेट हजारों लोग करवाते हैं, ऐसा हो जाता है कि आगे पीछे ही होता है। तो बट उनको ऐसा दिमाग में था कि जो मैं करती हूँ ना वही सामने वाला कर रहा है, मतलब ये मेरे कॉपी कर रहा है, ये मुझसे जलता है, ये उनका मानना था। तो कहीं ना कहीं ये बात था उनके दिमाग में थी। अब मैंने क्या किया, मैं कुर्ती पहन के गई और मैंने एक क्लासिकल गाने पे डांस किया। मुझे मन कर रहा था, मैंने डांस किया। मैं टिकटॉक पे भी डांस की वीडियो बनाती थी, मैं इंस्टाग्राम पे भी डांस की वीडियो बनाती थी। हाँ, मुझे डांस करने नहीं आता है, लेकिन मुझे शौक है, तो मैं शौक का क्या करूं, नहीं आता है तो ना करूं। ऐसा भी तो होता है कई बार कि लोगों को आता नहीं बस, लेकिन बस शौक है तो लोग करते। मैं भी करती थी क्योंकि मुझे शौक था, मुझे खुशी मिलती थी। तो मैंने एक गाने पे डांस किया। वो गाना का डांस मेरी बेटी ने सिखाया था। उसमें ना ऐसे ऐसे स्टेप्स थे, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स थे, तो स्टेप्स मैंने किए। जेसिका ने मेरे जैसा डांस किया, मतलब जेसिका ने मेरा कॉपी किया। जेसिका मुझसे जलती है, क्यों? क्योंकि मैंने डांस किया, मैंने डांस की वीडियो बनाई। जिसने तुम्हें डांस करने के लिए बोला, जिसने तुम्हें डांस की वीडियोस बनवाई, वही तुम्हारा डांस से जलती है। जिसने तुम्हारा यूट्यूब स्टार्ट करवाया, उसने तुम्हारा यूट्यूब आईडी हैक किया। तो यहां से ना शुरुआत होगी। अब देखो मेरा सब्र का बांध टूट चुका था, मैं ऑलरेडी 3-4 बार सॉरी बोल चुकी थी। मेरे घर में 1 महीना रही, मैंने उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज ऑब्जर्व करी, मैंने सहन किया, मैंने बर्दाश्त किया और रिश्ते बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन यार एक हर चीज की एक लिमिट होती है कि नहीं होती है। अब आप इल्जाम लगाओगे कि मेरी कॉपी करती है, तो मैं कब तक सहन करूंगी? अरे तुम्हारे जैसे डांस की वीडियो क्या तुम क्या स्टेप्स को जन्म दी हो? तुमने स्टेप अपने बनाए हैं क्या? ये स्टेप तो सालों से चला आ रहा है, कितने लोगों ने किया होगा, ये स्टेप नहीं किया होगा। तो मुझे ना ये बात बुरी लगी, फिर भी मैंने जाने दिया, चल ठीक है। लेकिन मैंने सॉरी नहीं बोला, इस बार मैंने सॉरी नहीं बोला। चल बात को खत्म कर, जाने दे। फिर हमारी ना नॉर्मल बातें होने लगी, लेकिन ना कहीं वो बोलते ना गांठ पड़ जाती है रिश्तों में, वही हुआ था। तो नॉर्मल बातें होती थी हमारे, एकदम नॉर्मल बातें होती थी। उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरी तभी ना स्कूल शुरू हो गए। तो मेरी बेटी ने, स्कूल शुरू नहीं हुए थे, सॉरी, ऑनलाइन डांस सिखाया था मेरी बेटी। ऑनलाइन क्लासेस होते थे तब स्कूल के, ऑनलाइन डांस सिखाया मेरी बेटी को स्कूल में। नाटू 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 उस गाने पे। किसको? मेरी बेटी को। कौन? मेरी बेटी गुनगुन, जो उस समय में हार्डली 10 साल की थी, 10 से 11 साल की बच्ची, एक छोटी बच्ची। आप लोग बोलते हो ना कि बच्ची के लिए चुप हो जाओ, बच्ची के लिए सोचो। मेरी बेटी भी बच्ची ही है, छोटी ही है। उसने डांस का वीडियो उसको सिखाया, सुबह सुबह क्लास हुआ तो बड़ी खुश थी। मम्मी आज मुझे नाटू नाटू सिखाया स्कूल में, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अगर आप कहो तो मैं उसका मुझे रील बनाना है। बनाओ, क्यों नहीं बनाओगी? बनाओ, तुमको आता है। उसका स्टेप्स ना बहुत कठिन है, पैर के स्टेप्स आते, मुझे तो आता ही नहीं है उसका स्टेप। और जब मैंने उस मैडम का जब मैंने वीडियो शूट किया था, तब उसने मुझे कहा था कि तू भी करना। मैं बोली नहीं बहन, मेरी बस की नहीं है, मुझे नहीं आएगा ये डांस, मुझे मर के अगला जन्म लेना पड़ेगा तब शायद मुझे आ पाए, इतना कठिन डांस में नहीं कर सकती हूँ। तो हंसने लगी। तो फिर ना मेरी बेटी ने डांस वीडियो शूट किया। ये मैंने कब बताया? तब जब मैंने उनका नाटू नाटू शूट किया था, उस दिन मुझे कहा था कि तू भी कर, मैं तेरा शूट करती हूँ।
मैंने कोशिश भी करी लेकिन मुझसे नहीं हुआ। जो सच है वो सच है। मैं बोली बहन मेरे से नहीं होगा, पूरा पूरा दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगा, तू कर, तूने अच्छा किया है, बस हो गया। यहाँ पे ना मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जब वो मेरे घर पे आई ना, तब ना मैंने उसको बेटी का दर्जा दे दिया था, मेरी गुनगुन का दर्जा मैंने उसको दिया था। मैंने उसको कहा था जैसे मेरी गुनगुन है ना वैसे तू है, तेरी शादी में ना सबसे पहले मैं ही आऊंगी, ये मैंने उसको कहा था। और सेम जैसे गुनगुन है वैसे वो, और गुनगुन जो है ना मेरी, वो उसको दीदी बोलती थी, मासी भी नहीं बोलती थी, दीदी बोलती थी उसको कि आप मेरी दीदी हो। तो मेरे पति ने और मैंने ना उसको बेटी का दर्जा दिया था। उसके बाद ठीक है हुआ, सब कुछ हुआ। तो मेरे गुनगुन ने ना डांस वीडियो शूट किया, नाटू नाटू मैंने ही शूट किया, रील बना के मेरे घर में ही नीचे के फ्लोर पे ही मैंने ही शूट किया। और 1 बजे मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया, दोपहर के 1 बजे। अब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैडम ने स्टोरी लगाई है और स्टोरी में बोला है कि मैं नाटू नाटू वीडियो पोस्ट करूंगी, मुझे नहीं पता था। मैंने वीडियो पोस्ट कर दी तो अच्छा, मतलब सबको पसंद। देखो बच्चा को तो हर कोई अप्रिशिएट करता है ना। ये मैडम ने भी लाइक कर दिया वीडियो और फिर मैं मेरा काम करने लगी, वो अपना काम करने लगी। सॉरी, शाम का कुछ ना 5-6 बज रहे थे तो इनका मैसेज आया, तू समझती क्या है अपने आप को? क्या हुआ? मुझसे जलती है ना, तू मुझसे जलती है ना? बहन हुआ क्या? पहले तो तू खुद ने तेरी डांस वीडियो डाली, अपना डांस का वीडियो बनाई अपना अच्छा बनने के लिए, अब तो अपनी बच्ची का यूज कर रही है मेरे खिलाफ। मैं शॉक्ड, अगेन मैं शॉक्ड। साफ साफ बता हुआ क्या है, तुझे प्रॉब्लम क्या है, साफ साफ बता। तो बोल रही है तुझे पता नहीं है मैंने नाटू नाटू डांस शूट किया, तुझे पता नहीं है क्या? मैं बोले मुझे पता है, आज 15 दिन हो गए वो डांस शूट किए हुए, मुझे पता है कि मैंने ही शूट किया है। तो फिर तूने तेरी लड़की का नाटू नाटू वीडियो क्यों पोस्ट किया? क्यों पोस्ट किया तूने? मैं करने वाली थी ना, आज 5 बजे मैं करने वाली थी ना, तूने दोपहर में क्यों पोस्ट कर दिया? मैं क्या बोलूं? बहुत तेज गुस्सा आया मुझे, बहुत तेज गुस्सा आया। मैं बोली तेरा दिमाग तेरे हाथ में है कि नहीं है बहन? तो बोल क्या रही है? बच्ची है वो, तेरी कॉम्पिटिटर है क्या? बच्ची है वो, तेरी भी बच्ची जैसी ही है। अगर तुम्हें सही उम्र में बच्चा हो जाता तो तुम्हारा भी इतना बड़ा बच्चा रहता। तुम बोल क्या रही हो? तुम मेरे बच्ची को क्यों घसीट रही हो? तू खुद जेसिका, तू नाटू नाटू डांस नहीं कर पाई, तेरे बस की नहीं है ना, तेरी औकात नहीं है कि तू डांस कर पाए, तुझे तो आता नहीं है, इसलिए तूने तेरी बच्ची का यूज किया। शर्म आनी चाहिए तेरी जैसी औरतों को जो वीडियो बनाने के लिए बच्ची का यूज करते हो। तुम लोग बच्ची का यूज करके पैसा कमाते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? ये वर्ड्स मुझे बोले गए। मैं मेरे बच्चे का यूज करती हूँ वीडियोस बनाने के लिए, मैं मेरे बच्चे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और क्यों? तो मेरी बेटी ने एक नाटू नाटू डांस पोस्ट कर दिया इसलिए, और वो डांस उनको पोस्ट करना था इसलिए। मैं आज ये पूछती हूँ कि एक गाने पे लोग कितनी वीडियोस बनाते हैं? हजारों लाखों वीडियोस बनती है कि नहीं बनती है? किसी का कॉपीराइट है किसी गाने पर? अगर आज किसी क्रिएटर ने कौन सा गाना अभी चल रहा है, कोई भी गाना समझो ट्रेंडिंग का कोई गाना है, उस पे अगर वीडियो बना लिया, अगर 1 घंटे के बाद मैं सेम वीडियो पोस्ट करूं, मतलब मैं उसका कॉपी कर रही हूं क्या? मेरे ना दिमाग के बाहर था, ये सब कुछ मेरे दिमाग के बाहर था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके दिमाग में कितनी खिचड़ी पक रही थी, कितनी खिचड़ी पक रही थी, और वो खिचड़ी में नाप भी नहीं पा रही थी कि कितनी खिचड़ी उसके दिमाग में पक रही है, कितना कुछ उसके दिमाग में भरा हुआ है। मैंने उसको बोला कि तुमने आज अपनी सारे लिमिट्स क्रॉस कर दी है, तुम अपनी सारी हदें पार कर चुकी हो, तुम मेरी नजर से गिर गई हो, तुम मेरी बच्ची को बोल रही हो। वो बच्ची तुम्हारी भी बच्ची जैसी है। अगर तुम्हारे अंदर समझदारी होती, तुम अगर सही समझती, तो तुम उस बच्ची को अप्रिशिएट करती। तुमने दोपहर में लाइक क्यों किया वीडियो जब तुम्हें पसंद नहीं आया था? तो मैंने साउंड नहीं सुना था, सिर्फ देख करके लाइक कर दिया था, मैंने साउंड सुना ही नहीं था।
जब साउंड सुना तो मुझे पता चला कि तुम मेरी कॉपी करते हो, तुम मेरा कंपटीशन करना चाहती हो। अरे जेसिका, तेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तू मेरी कॉपी करती है। भाई मैंने कब तुम्हारी कॉपी करी? मैं कब तुम्हारा कॉपी किया? मैंने एक डांस वीडियो मेरी बच्ची ने पोस्ट कर दिया तो वो तुम्हारा कॉपी हो गया। अगर तुम इतनी ही समझदार होती, इतना तुम्हारे पास पेशेंस होता, तुम बोलती कि चल मेरी बेटी है, मेरी बेटी जैसी, मेरी बेटी ने भी डांस किया। कहाँ तुम्हारे लाखों करोड़ों फॉलोवर्स है, हजारों लाखों फॉलोवर्स। मेरी बेटी को तो कोई जानता भी नहीं था उस समय। एक बच्ची को खुशी मिल रही थी कि एक रील पोस्ट करती। ये सारा जो फसाद है ना, वो एक नाटू 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 सॉन्ग से शुरू हुआ। ये सॉन्ग क्या मैंने पोस्ट कर दिया, लग रहा था ना कि मैंने मेरी जिंदगी, मतलब मैंने ना मर्डर कर दिया। मर्डर, ऐसा मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे जैसे मैंने मर्डर कर दिया, कि मैं एक विधवा औरत से जलती हूँ, मुझे उसकी तरक्की से जलन है, मुझे उसके डांस से जलन है, मैं उसकी खुशियों से जलती हूँ। जबकि उसको हंसना सिखाने वाली मैं, उसको डांस करवाने वाली मैं, उसको घर से बाहर निकलवाने वाली मैं, मेरे पे इतने घटिया 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 इल्जाम लगाए। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी ने एक डांस वीडियो पोस्ट कर दिया। सारे क्रिएटर्स को मेरे खिलाफ भड़काया कि जेसिका मुझसे जलती है। कुछ क्रिएटर्स उसको फोन करते थे, मुझे जेसिका दीदी की हेल्प चाहिए। जब वो मेरे घर में थी तो मुझे उसको कॉल किया कि मुझे जेसिका दीदी का हेल्प चाहिए। नहीं, उससे हेल्प मतलब, वो तो जलती है। सारे क्रिएटर्स मुझसे बात करना बंद कर दिए। बोली जाओ, जिसको जाना है जाओ, जिसको मुझे छोड़ के जाना है जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अब कोई नहीं चाहिए। मैंने बहुत किया, मैंने बहुत सहन किया, अब मुझे कोई एक आदमी मेरे आसपास नहीं चाहिए। मेरा मेंटल हालत ऐसा था ना कि मैं ऐसे दीवार में सर मार के रोती थी, ऐसे रोती थी। मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने क्या किया? मैंने क्या बिगाड़ा है मेरे साथ? मतलब मेरा पूरा रिमोट कंट्रोल उस औरत के हाथ में था। जब वो मेरे साथ झगड़े हुए, जब वो मुझे छोड़कर गई, मेरी हालत ऐसी थी ना, मैं रात भर रोती थी। और ये बात तो डॉक्टर प्रियंका शुक्ला बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि मैं उसी के सामने रोती थी, मेरे पति के सामने रोती थी। मेरे पति मुझे चुप करवाते थे कि जाने दे यार, तुझे क्या करना है। तो मेरा मेंटल हालत ऐसा था ना कि मुझे सिर्फ वही दिखती थी। उसका मतलब मैं थोड़ा सा ठीक हुई, चलो ठीक है, तो एक रील सामने आ जाती थी, फिर मैं देख के परेशान। एक गाने की वजह से इतना सब कुछ हुआ। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि जेसिका मुझसे जलती है। लेकिन बहन, मैं तुझसे कभी नहीं जली रे, मैं तुझसे कभी नहीं जली। इसके बाद उन्होंने जो मेरा बर्बादी स्टार्ट किया ना, वो आज तक नहीं रुका। मैं 3 सालों से झेल रही हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, आप कैसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि है कोई औरत ऐसा भी कर सकती है।